द्वितीय विभक्ति कर्मकारक में सूत्र हैं अधिसिंग अस्था साम कर्मा, अधिसिंग अस्था साम कर्मा, अधिसिंग अस्था साम कर्मा। यह कहता है कि आधि, इसको पहले तोड़ करके बाहर करिए, सिंग आस्था और आस धातु के पहले, सिंग आस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो कर्ता के क्रिया का जो आधार होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा हो जाती है। आधार का मतलब आप समझ रहे हैं। आधार माने होता है, जैसे आप पलंग पर बैठे हैं, जैसे आप पलंग पर बैठे हैं तो आपके बैठने का आधार क्या है? पलंग, जबकि आधार में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पलंग जो है बैठने का आधार है, तो पलंग में अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति होगी। लेकिन यहां पर यह सूत्र कहता है कि यदि आस्था माने बैठना या ठहरना, इस धातु के पहले यदि आप अधि उपसर्ग लगा देंगे तो आपके बैठने का आधार जो पलंग है उस पलंग में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति ना हो करके कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यही यह सूत्र कह रहा है और इसमें कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है, तो सिंह में आस्था और आस धातु के पहले यदि हम अधि उपसर्ग लगाते हैं तो कर्ता के क्रिया का जो आधार होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा हो जाती है। यहां जो यह चिन्ह लगा हुआ है यह संस्कृत में धातु का प्रतीक होता है। जो यह चिन्ह लगा हुआ है यह संस्कृत में धातु का प्रतीक होता है। सिंह में अंगा का हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो जाता है, बचता है केवल सी। तो सी का रूप चलता है सेते सयाते सेरते। सी माने होता है शयन करना, शयन करना। और आस्था का रूप चलता है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। इसका अर्थ होता है बैठना या ठहरना, बैठना या ठहरना। आस का रूप चलता है आसते आसाते आसंते। इसका अर्थ होता है रहना या है, रहना या है। ठीक, अब देखिए जैसे इसकी परिभाषा है कि सिंह आस्था तथा आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो कर्ता की क्रिया के, कर्ता के क्रिया की आधार की कर्म कारक संज्ञा हो जाती है और
कर्मणि द्वितीया सूत्र से, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, सिंह अस्था था आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो कर्ता के क्रिया की आधार की कर्मकारक संज्ञा हो जाती है और कर्मण द्वितीया से, कर्मण द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, जैसे बालक पलंग पर सोता है, जैसे बालक पलंग पर सोता है, जैसे बालक पलंग पर सोता है। बालक के सोने का आधार क्या है? बालक के सोने का आधार क्या है? पलंग। कर्ता के क्रिया का जो आधार होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा। अब काहे माने सोना होता है तो सी माने शयन करना या सोना, इसका रूप चलता है सेती। अब जैसे ही आप इसके पहले अधि उपसर्ग लगा दिए बन गया अधिसेती। अब पलंग होता है पर्यंक, पर्यंक माने होता है पलंग। अब जब अधि उपसर्ग लग गया तो पर्यंक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। बालक, बालकः पर्यंकम अधिशेते, बालकः पर्यंकम अधिशेते, बालकः पर्यंकम अधिशेते। अब कर्ता के क्रिया के सोने का आधार जो है वह पलंग, ठीक है ना, वह पलंग है। ठीक, अब इस सिंह धातु के पहले क्या लग गया? अधि उपसर्ग। जब यहाँ अधि उपसर्ग लग गया तो जो आधार है इसमें द्वितीय विभक्ति कर्मकारक हो गया, जबकि आधार में सप्तमी विभक्ति होना चाहिए। अब जैसे ही आप इस सेते में अधि उपसर्ग अगर आप नहीं लगाते हैं तो जो यह पर्यंक आपको द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रहा है यह सप्तमी विभक्ति में हो जाता है। किस विभक्ति में हो गया? सप्तमी विभक्ति में हो गया। तो बालकः पर्यंके सेते। अब यहां पर मेन क्या है कि सेते में अधि उपसर्ग लगाने पर जो सप्तमी आधार हो रहा है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो रही है, वह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में हो गया। अधि उपसर्ग हटा दिया, आधार में सप्तमी लगा दिया, अधि उपसर्ग लगा दिया, द्वितीय बना दिया। यही यह सूत्र कह रहा है और यह सूत्र कुछ भी नहीं कह रहा है। यह सूत्र यही कहता है कि सिंह अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा देंगे तो कर्ता के क्रिया का जो आधार होता है उसकी सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक न होकर के उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ मेन फंडा जो है, मेन जो खेल है, जो मेन गेम है वह है अधि उपसर्ग का। अधि उपसर्ग हटाओ, पलंग में सप्तमी लगाओ, अधि उपसर्ग सेते में लगाओ, पलंग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक बनाओ। अब परीक्षा में कैसे पकड़ेंगे? अब यहां देख रहे हैं अधि लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ, सी का रूप चलता है सेती, यहां भी लिखा है अधिसेती। इस क्रियापद से इस सूत्र को मैच करके आप कैच करिएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अब और उदाहरण बताते हैं आपको हम। वह शिला पट्ट पर, वह शिला पट्ट पर बैठा है, वह शिला पट्ट पर बैठा है। तो कर्ता के बैठने की क्रिया किस पर हो रही है? शिला पट्ट पर हो रही है। यहां पर में पर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जबकि यहां सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होना चाहिए। लेकिन इस सूत्र ने कहा जैसे ही अस्था धातु के पहले आप अधि उपसर्ग लगा देंगे, तिष्ठति माने बैठना या ठहरना, जैसे ही इस तिष्ठति धातु के पहले अस्था धातु
का जो रूप है तिष्ठति, इसके पहले आप अधि उपसर्ग लगा देंगे तो जो यह शिलापट्ट है सप्तमी में ना हो करके किस में हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति में हो जाएगी, शिलापट्टम। तो सह शिलापट्टम अधिसेते। अब जैसे ही इसका तिष्ठति में अधि उपसर्ग हटा दिया मैंने, देखिए अधि उपसर्ग हटा दिया तो यह द्वितीया विभक्ति में न होकर के यह सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा, सह शिलापट्टे तिष्ठति। और जैसे ही आप इस आस्था धातु के रूप तिष्ठति में अधि उपसर्ग लगा देंगे तो यहाँ सप्तमी न होकर के यहाँ द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि शिलापट्टम में कर्म कारक किस सूत्र से, तो अधिसिंह स्था साम कर्म सूत्र से। पर्यंकम में कर्म कारक किस सूत्र से, तो अधिसिंह स्था साम कर्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ अधि उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ भी अधि उपसर्ग लगा हुआ है, यह सिंह का रूप है और यह अस्था का रूप है। ठीक है, जैसे वह घर में रहता है, वह नगर में रहता है, वह नगर में रहता है। तो कर्ता के रहने का आधार क्या है, नगर। कर्ता के रहने का आधार क्या है, नगर है। ठीक है, तो अब यहां पर काहे माने रहना, तो आस्ते माने रहना, आस्ते माने रहना। अब जैसे अगर इसका सिंपल अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा सह नगरे, नगरे सप्तमी में होगा क्योंकि आधार सप्तमी में होता है, तो नगरे हो गया, सह नगरे आस्ते। अब इस आस्ते, इस आस धातु में अगर हमने अधि उपसर्ग लगा दिया तो ये बन जाएगा अध्यास्ते, 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 अध्यास्ते। अब यह नगरे सप्तमी में है तो किसमें हो गया, नगरम, सह नगरम, सह नगरम अध्यास्ते, सह नगरम अध्यास्ते। अध्यास्ते में देखिए कैसे बन रहा है रूप, अधि उपसर्ग है और आस धातु का रूप चलता है आस्ते। अब देखिए यहां पर ध में हलंत लगाएंगे तो निकला ई और यहां है आस्ते। ठीक, ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, तो यह क्या हो गया, अधय आस्ते। अब यह में आ जोड़ देंगे, पूरा हो गया और आधा ध हो गया, यहां बन जाएगा अध्यास्ते। बना कि नहीं बना, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां यण संधि है, अध्यास्ते में कौन संधि है, यण संधि है। अब देख रहे हैं ऐसे बन गया अध्यास्ते, ठीक है ना। तो सह नगरम अध्यास्ते। अब यहां अधि उपसर्ग के कारण नगर में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक का प्रयोग हो गया। अधि उपसर्ग यहां हटा दिया है तो सप्तमी हो गया, अधि उपसर्ग लगा दिया है तो द्वितीय विभक्ति कर्मकारक हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, सह नगरम, सह नगरम अध्यास्ते, सह नगरम अध्यास्ते। ठीक है ना, सह नगरम अध्यास्ते। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि नगरम में कर्म कारक किस सूत्र से, अधिसिंह स्था साम कर्म सूत्र से। पर्यंकम में कर्म कारक किस सूत्र से, शिलापट्टम में कर्म कारक किस सूत्र से, अधिसिंह स्था साम कर्म सूत्र से। ठीक, अब चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा तो आएगा परीक्षा में। जितने भी सूत्रों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं इन सूत्रों को आप विधिवत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति से एक या दो प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक, एक या दो प्रश्न जो है द्वितीय विभक्ति से पूछता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है ओपान्वाध्यांगवसः, 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 ओपान्वाध्यांगवसः।
उपान्वध्यांग वसः। अब जैसे अभी आपने पढ़ा अधिसिंग अस्था साम कर्म, जैसे आपने पढ़ा अधिसिंग अस्था साम कर्म, उसी प्रकार से अब आप पढ़ेंगे उपान्वध्यांग वसः। ठीक है, इसको आप अलग करते हैं। अब उसको बाद अलग करते हैं तो यह हो जाएगा उप अनु अधि आंग और वस। वस धातु के पहले यदि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग लगा हो, वस धातु के पहले यदि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग लगा हो तो कर्ता के क्रिया के आधार की कर्म कारक संज्ञा हो जाती है। अभी आपने जैसे पढ़ा अधिसिंग अस्था साम कर्म, बस वही नियम इसका भी है। वहां आप एक उपसर्ग 3 धातु पढ़ा, अब यहां एक धातु 4 उपसर्ग पढ़ेंगे। वहां आप 3 धातु 1 उपसर्ग पढ़ा, यहां आप 4 उपसर्ग 1 धातु पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नियम अधिसिंग अस्था साम कर्म का है वही नियम उपान्वध्यांग वसः का है। यह भी वही कहता है कि यदि वस धातु के पहले उप अनु अधि और आंग उपसर्ग लगे हों तो कर्ता के क्रिया का जो आधार होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे विष्णु वैकुंठ में, विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। विष्णु कहाँ निवास करते हैं? वैकुंठ में करते हैं। तो वसति, वस धातु का रूप चलता है, वस धातु का रूप चलता है वसति वसतः वसंति वससि वसथः वसत वसामि वसावह वसामः। ठीक है, तो वसति, अब वसति माने निवास करना या रहना, वसति। अब जैसे ही देखिए, मैं यहां पर अभी उपसर्ग नहीं लगा रहा हूं, तो जैसे यह सब आधार है तो कर्ता के रहने का आधार क्या है? वैकुंठ। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठ उनके रहने का क्या है? आधार है। आधार होने के कारण इसमें अधिकरण कारक वैकुंठ की अधिकरण कारक संज्ञा हो गई। अधिकरण कारक हो जाने पर इसमें सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से इस वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन इस सूत्र ने कहा कि जैसे ही आप वस धातु के पहले उप उपसर्ग लगाएंगे तो जो यह सप्तमी में है, यह सप्तमी अधिकरण का इस करुण